एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उस रोज शाम से जरा पहले समीना पानी लेने गई। उस वक्त वो आदमी गेट पर अकेला था। उसका दूसरा साथी कॉटेज में था और तीसरा आदमी बाहर गया हुआ था। सुबह जब उसने समीना से छेड़छाड़ की थी तो समीना मुस्कुरा दी थी और उसने 10 रुपए भी कबूल कर लिए थे, जिससे उस शख्स का हौसला बढ़ा था और अब वो उसे गेट के साथ वाले कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। समीना ने बड़ी मुश्किल से उसे टाला। ये बात समीना के लिए इत्मीनान का बाइस थी कि वो पहचानी नहीं गई। पहली बात तो ये थी कि वो बंजारन के भेस में थी और बंजारों का ये डेरा कई दिन से यहाँ लगा हुआ था, इसलिए उस पर कोई शुबा नहीं किया गया था। और दूसरी बात ये कि हाजी के गिरोह के निचली सतह के लोग उसे नहीं जानते थे। अगर उसने अपना हुलिया न बदला होता और असल शक्ल में होती तो भी वो लोग शायद उसे न पहचान पाते। बंजारों वाला ये सारा चक्कर इसलिए चलाया गया था कि समीना और शाहपरी 2 वारदातें कर चुकी थीं और दोनों मर्तबा हाजी को पता चल गया था और अब यकीनन उसने अपने आदमियों को तंबीह कर दी होगी कि दोनों औरतों पर निगाह रखी जाए। इन खदशात को पेश नजर रखते हुए ही उस डेरे वालों से सौदेबाजी की गई थी। दोपहर 3 बजे के बाद उस्मान और तुफैल भी वापस आ गए थे। शाम को जब समीना पानी लेने के लिए अहाते में गई तो वो दोनों उस वक्त डेरे पर मौजूद थे। 2-3 दिन से आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। कभी कभार हल्की सी फुहार पड़ जाती। वैसे लगता था कि ये बादल बरसने के मूड में नहीं है। दूसरे दिन समीना पानी लेने के लिए अहाते में गई तो अल्लाह दित्ता नामी गनमैन ने फिर उसके साथ उसी किस्म की हरकत की और समीना हंसकर टाल गई। समीना की प्लानिंग दरअसल यही थी कि अल्लाह दित्ता के जज्बात को इस कदर भड़का दिया जाए कि जब समीना अपने साथियों के हमरा अहाते के अंदर दाखिल होना चाहे तो कोई रुकावट पैदा ना हो सके। उस रोज समीना ने यह बात खास तौर पर नोट की थी कि अल्लाह दित्ता फाटक के बाहर आकर बार बार डेरे की तरफ देखता रहा था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी बेचैनी बढ़ रही है। 3 दिन गुजर गए। उस रोज दोपहर के वक्त जब समीना पानी लेने गई थी तो हल्की बारिश हुई थी। अल्लाह दित्ता और उसका एक साथी गेट के साथ वाले कमरे में बैठे हुए थे, जबकि तीसरा साथी कॉटेज के बरामदे में बैठा हुआ था। समीना पानी भरने के लिए कमरे के पिछली तरफ नल के पास गई तो अल्लाह दित्ता भी उसके पीछे ही आ गया। हस्बे मामूल उसने समीना को 1-2 चुटियां काटी, जुमानी जुमले कहे, फिर बोला, अगर बारिश तेज हो गई तो तुम लोग क्या करोगे? कहाँ जाओगे तुम लोग? समीना बोली, क्या तुम हमें यहाँ रहने की जगह नहीं दोगे? इतना बड़ा बंगला है और खाली ही पड़ा रहता है। अल्लाह दित्ता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो बंगला क्या, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है। तुम अकेली जब चाहो यहाँ आ सकती हो। आज रात को आ जाना, मैं तुम्हें अंदर से बंगला दिखाऊंगा। समीना बोली, मेरे मर्द को पता चल गया ना तो वो मुझे मार डालेगा। वो तो पहले ही कहता है कि पानी लेने के लिए अकेली यहाँ क्यों आती हूँ। अल्लाह दित्ता ने कहा, आज रात मौका मिले तो आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। और ये महज इत्तेफाक की बात थी कि उस रात 8 बजे दोबारा हल्की बारिश शुरू हो गई। वो लोग छोलदारियों में बैठे रहे। 9 बजे के करीब बारिश में तेजी आ गई। समीना बोली, तैयार हो जाओ, हम लोग अहाते के अंदर जा रहे हैं। वो लोग अपनी गदड़ियां वगैरह समेट कर तैयार हो गए। समीना ने भी एक गदड़ी उठाकर उनके आगे आगे चल पड़ी। बारिश खासी तेज हो गई थी। गेट के सामने पहुंचकर समीना जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा खुल गया। वो अल्लाह दित्ता ही था। समीना बोली, बारिश तेज हो गई है, हमें आज रात के लिए थोड़ी जगह दे दो। अल्लाह दित्ता फौरन ही रास्ते से हट गया, बोला, आओ आओ अंदर आ जाओ। वो सब लोग अंदर आ गए। अल्लाह दित्ता ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके दूसरे साथी भी गेट के साथ वाले कमरे से निकल आए। अल्लाह दित्ता समीना और उसके साथियों को कॉटेज के बरामदे में ले आया। इस दौरान वो सब लोग भी गए थे। उनके कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। इस दौरान अल्लाह दित्ता के दूसरे साथी भी वहां आ गए। वो हवस भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। बारिश की बौछार तिरछी थी, जिससे बरामदे में भी पानी आ रहा था। अल्लाह दित्ता ने एक साथी को मुखातिब करते हुए कहा, ओए कादिर, दरवाजा खोलकर अंदर पड़ा हुआ कालीन समेट दे, बरामदे में तो ये लोग भीगते रहेंगे। कादिर ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, बोला, अगर कोई आ गया तो? अल्लाह दित्ता ने कहा, इतनी तेज बारिश में कौन आएगा, तू दरवाजा खोल, अगर कोई आ गया तो मैं जवाब दे दूंगा। कादिर ने जेब से चाबी निकाल कर दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर फर्श पर बिछा हुआ कालीन समेटने लगा। कालीन समेट कर उसने ट्यूबलाइटें जला दी। अल्लाह दित्ता उन्हें अंदर ले आया। अल्लाह दित्ता ने कहा, यहाँ गदड़ियां बिछा कर बैठ जाओ, हम अभी आते हैं।
वो लोग बरामदे में जाकर खड़े हो गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। कादिर ने सरगोशी की, इन लोगों को तुमने अंदर बुला लिया है, लेकिन इनके साथ जो आदमी हैं उनका क्या करोगे? अल्लाह दित्ता ने कहा, उनका भी बंदोबस्त कर लेंगे, अभी इन्हें जरा टिकने तो दो, आज ये दोनों बच के नहीं जा सकेंगी। अंदर नौलखे वगैरह ने गदड़ियां फर्श पर बिछा दी। उनके भीगे हुए कपड़ों की वजह से गदड़ियां भी भीग गई थीं। इस दौरान अल्लाह दित्ता दोबारा अंदर आ गया। वो नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, मैं 2 कमरे खोल देता हूँ, कपड़ों का पानी निचड़ जाए तो अंदर जाकर आराम से बिस्तरों पर लेट जाओ। नौलखे ने मुतशक्किराना अंदाज में कहा, मेहरबानी माई बाप। अल्लाह दित्ता ने 2 कमरों के दरवाजे खोल दिए। कुछ देर के बाद नौलखा, उस्मान और तुफैल उसके साथ कमरे में चले गए। अल्लाह दित्ता ने बाहर निकलते हुए बड़ी फुर्ती से दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। उस्मान वगैरह अंदर से दरवाजा धड़धड़ाने लगे। अल्लाह दित्ता चीखा, शोर मचाते रहो, बारिश में कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। बरामदे में खड़े हुए कादिर और उसका साथी भी हॉल कमरे में आ गए। वो तीनों समीना और शापरी की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों खौफजदा अंदाज में पीछे हटी। रजिया बुढ़िया के भेस में थी, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। नर्स रजिया ने मौका पाकर अपनी गदड़ी में से पिस्तौल निकाल कर हवाई फायर कर दिया। उसे यकीन था कि बारिश के शोर में गोली की आवाज उस कॉटेज से बाहर नहीं गई होगी। अल्लाह दित्ता वगैरह भी फायर की आवाज सुनकर चौंक गए। नर्स रजिया गुर्राई, हाथ उठा लो तुम लोग, अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत की तो गोली मार दूंगी। उन तीनों ने हाथ उठा दिए। उन्हें अफसोस हो रहा था कि वो अपनी राइफलें गेट के साथ वाले कमरे में ही छोड़ आए थे। समीना ने दौड़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। उस्मान वगैरह बाहर आ गए। उन तीनों के हाथों में पिस्तौल थे। नौलखा चीखा, बांध दो इन हरामजादों को। उस्मान और तुफैल कादिर और उसके साथियों को बांधने लगे। रस्सियां उनकी गदड़ियों में मौजूद थीं। अल्लाह दित्ता हाथ उठाए एक तरफ खड़ा था। उस्मान कादिर को बांधने के बाद जैसे ही उस तरफ बढ़ा, अल्लाह दित्ता ने उस पर छलांग लगा दी। उस्मान बेखबरी में उसकी जद में आ गया। वो नीचे गिरा, लेकिन उसने फौरन पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन उसके बावजूद उसे फायर करने का मौका नहीं मिल सका। अल्लाह दित्ता ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ डाल दिया। उन दोनों में पिस्तौल के लिए कशमकश होने लगी। समीना और नौलखा वगैरह दिलचस्प नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे। दफतन कमरे में फायर की आवाज गूंजी। उसके साथ ही उस्मान की चीख भी सुनाई दी। दोनों की कशमकश में ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई थी, जो उस्मान के सीने में ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त हो गई थी। अल्लाह दित्ता एक झटके से उठ खड़ा हुआ। नौलखा वगैरह ने उसे फौरन ही चारों तरफ से पिस्तौलों की जद में ले लिया। अल्लाह दित्ता को अपना पिस्तौल फेंकना पड़ा और फिर वो बड़ी हैरत से उस्मान की लाश को देखने लगा। धींगा मुश्ती में उस्मान की लच्छेदार मूछें उतर गई थीं और वो ठोड़ी पर लटकी हुई थी। अल्लाह दित्ता ने झुककर वो मूछें खींच ली। उसके मुंह से हैरत से निकला, थानेदार उस्मान। समीना बोली, अगर तुमने इसे पहचान लिया है तो मुझे भी पहचान लो। मैं समीना हूँ। डरो नहीं, हम तुम में से किसी को मारेंगे नहीं। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी जान गंवाना नहीं चाहते तो तहखाने का रास्ता बता दो। इनकार की सूरत में तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। अल्लाह दित्ता की आंखों में उलझन तैर गई, लेकिन उसे तहखाने का रास्ता तो बताना ही पड़ा। वो उन्हें एक कमरे में ले गया और दीवार में नस्ब अलमारी के पीछे तहखाने का खुफिया रास्ता खोल दिया। तहखाने में हेरोइन के पैकेट भरे हुए थे। समीना के अंदाजे के मुताबिक वो हेरोइन 1 टन से कम नहीं हो सकती थी। वो सब मिलकर हेरोइन के पैकेट फाड़ फाड़ कर जमीन पर फेंकने लगे। इस काम में उन्हें 1.5 घंटा लग गया। गुज़श्ता 2-3 दिनों के दौरान समीना ने बड़ी गहराई से अहाते का मुशाहिदा किया था। बरामदे के सामने लॉन के करीब भी एक नल लगा हुआ था और वहां लॉन को पानी देने के लिए तकरीबन 100 फुट लंबा एक पाइप भी पड़ा था। समीना ने पाइप का एक सिरा नलके में फंसाकर नलका खोल दिया और दूसरा सिरा लेकर तहखाने में आ गई। पानी की धार खासी मोटी और तेज थी। वो हेरोइन के ढेर पर पानी डालने लगे। आधे घंटे में सारी हेरोइन पर पानी पड़ गया। उसने पाइप हेरोइन के ढेर पर छोड़ दिया और वो लोग अल्लाह दित्ता को लेकर तहखाने से बाहर आ गए। तहखाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया। समीना अल्लाह दित्ता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरे आशिक, मैं तुझे अपने प्यार की डोरी में इस तरह बांधूंगी कि तू बस बंधे ही रह जाओगे। नौलखा अल्लाह दित्ता को पिस्तौल की जद पर लिए रहा और समीना ने अल्लाह दित्ता को भी बांध कर फर्श पर डाल दिया। समीना बोली, चलो हमारा काम खत्म हो गया। हाजी को इत्तला मिल गई तो इस मर्तबा वो यकीनन पागल हो जाएगा। वो कुछ देर इंस्पेक्टर उस्मान की लाश की तरफ देखते रहे। अच्छा ही हुआ था कि वो उनके हाथों नहीं मरा था। बाहर फाटक से निकलने से पहले नर्स रजिया ने अपने सफेद बालों वाली विग उतार कर फेंक दी। वो लोग फाटक से निकलकर सड़क पर आ गए और मूसलाधार बारिश में रावी के पुल वाले चौक की तरफ चलने लगे। बारिश तेज हो गई थी। वो लोग पानी में भीगते हुए रावी के पुल वाले चौक पर पहुंच गए। आमतौर पर यहाँ सड़क पर लोगों का हुजूम रहता था। शहर से बाहर जाने वाली बसें भी खड़ी रहती थीं, लेकिन उस वक्त कोई बस नजर नहीं आ रही थी।
उस सड़क के मोड़ पर एक पेट्रोल पंप था और चंद दुकानें थीं जिनमें 2-3 होटल भी थे। जो लोग बारिश शुरू होने से पहले बसों के इंतजार में सड़क पर खड़े थे वो बारिश से बचने के लिए होटलों, दुकानों के साइबानों और पेट्रोल पंप के लंबे चौड़े शेड के नीचे पनाह लिए हुए थे। समीना और नौलखा वगैरह भी पेट्रोल पंप के शेड के नीचे आ गए। नर्स रजिया बुढ़िया के बहरूप में थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसने सुर्ख फूलों वाला ढीला ढाला सा कुर्ता और बड़े घेर वाली शलवार पहन रखी थी, जबकि समीना और शापरी ने स्याह वाइल की कमीज और सफेद शलवारें पहनी हुई थीं। आसपास खड़े हुए लोग ललचाई हुई नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। समीना की चुनरी भी पानी में तर हो रही थी। वो चुनरी उतार कर उसे निचोड़ने लगी तो कुछ दूर खड़ा हुआ एक आदमी चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसके करीब आया। समीना अच्छी तरह जानती थी कि बंजारनों और खाना बदोश किस्म की औरतों के साथ लोग किस किस्म का सलूक करते हैं। इसमें शुबा नहीं कि इस कबील की औरतें घिनौना धंधा भी करती थीं। चंद रुपयों के लिए अपने आप को गैर मर्दों के हवाले कर देने में कोई आर नहीं समझती, लेकिन सभी औरतें तो ऐसी नहीं होती। उन्हीं में बाज औरतें तो अपनी इज्जत के लिए जान की बाजी भी लगा देती हैं, और समीना तो जाहिर है बंजारन नहीं थी। उसे लोगों की इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त करना थीं और चुपते हुए जुमले सुनने थे, लेकिन उस वक्त वो उस शख्स की नजरें बर्दाश्त न कर सकी। वो उसे घूरते हुए बोली, क्या बात है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? वो बोला, मैं तो अकेला रहता हूँ, अगर तुम चली चलो तो मेरे घर में थोड़ी देर के लिए रौनक हो जाएगी, जो मांगोगी दूंगा। समीना बोली, अच्छा ये बात है। उसने चुंदरी निचोड़ कर सर पर डाली और अचानक ही उस शख्स के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। चट्टाख की आवाज सुनकर आसपास खड़े हुए लोग उस तरफ मुतवज्जो हुए। उस शख्स को गालिबन समीना के इस रवैये की तवक्को नहीं थी। वो एकदम बदहवास सा हो गया और फिर उसने संभलने में ज्यादा देर न लगाई। उसने तैश में आकर गुर्राते हुए समीना की तरफ हाथ बढ़ाया। तेरी ये मजाल, बाजारी औरत। समीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुर्राई, बाजारी होगी तेरी माँ, तेरी बहन। क्या समझता है तू अपने आप को? बहुत जवानी आ गई है तेरे में। मैं अभी तुझे बताती हूँ कि तेरे अंदर कितनी मर्दानगी है। समीना ने उस शख्स की कलाई मरोड़ दी। उस शख्स को यूं लगा जैसे उसकी कलाई आहनी शिकंजे में जकड़ी गई हो। उसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात उभर आए और वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तुफैल करीब ही खड़ा था। उसने लपक कर उस शख्स को गिरबान से पकड़ लिया। नौलखा भी करीब आ गया। उसने आओ देखा न ताओ उस शख्स के 2-3 हाथ भी जड़ दिए। जसामत और हुलिये से वो किसी खाना बदोश कबीले का सरदार ही लगता था। बंजारों वाला लिबास, सर पर बंधा हुआ रुमाल और गले में मोटे मोटे रंग बिरंगे मोतियों वाली 3-4 मालाएं। बड़ी बारूब शख्सियत थी उसकी। वो उस शख्स को एक और हाथ जड़ते हुए बोला, हया करोए, तुम जैसे बेगैरतों ने तो शरीफ लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है। तू क्या समझता है कि हम जैसे बंजारों की कोई इज्जत नहीं होती? हम गरीब जरूर हैं लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जतदार हैं। हम अपनी औरतों की तरफ मैली नजरों से देखने वालों की आंखें निकाल देते हैं। कुछ और लोग भी इर्द गिर्द जमा हो गए। बाज लोग तो उस शख्स को बुरा भला कह रहे थे और बाज समीना वगैरह पर ही जुमले कस रहे थे। बात बढ़ रही थी लेकिन 2-3 संजीदा और बुर्दबार किस्म के आदमियों ने मामला रफा दफा करवा दिया। वो नौजवान जिसने समीना को छेड़ने की कोशिश की थी, बारिश के रुकने का इंतजार किए बगैर उन्हें धमकियां देता हुआ मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। नौलखा समीना वगैरह को लेकर एक तरफ खड़ा हो गया और मुसलसल बड़बड़ाता रहा। बारिश किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि उसमें कुछ और शिद्दत आ गई थी। समीना वगैरह को अंदेशा था कि अगर हाजी के आदमियों में से कोई बंद रोड वाले उस अहाते में पहुंच गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उनके दिलों में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। उस अड्डे की तबाही का राज खुल जाने के बाद हाजी के आदमी इस तूफानी बारिश में भी उनकी तलाश शुरू कर देंगे। समीना वगैरह ऐसी जगह पर खड़े थे जहां से बंद रोड पर निगाह रखी जा सके। बारिश तेज होने के बावजूद सड़कों पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम थी। वो लोग बंद रोड की तरफ से आने वाली हर गाड़ी को बड़ी तवज्जो से देख रहे थे। सफेद रंग की एक कार को बंद रोड की तरफ से आते देख कर नौलखा चौंक सा गया। वो गहरी नजरों से उस कार को देखता रहा। कार की रफ्तार बहुत कम थी और बिलाखिर वो कार पेट्रोल पंप से पहले एक होटल के साथ रुक गई। उसमें से 2 आदमी उतर कर होटल में दाखिल हो गए। चंद मिनट के बाद भी वो होटल से बाहर न निकले तो नौलखे ने इत्मीनान का सांस लिया। अगर वो हाजी के आदमी होते तो होटल में रुकने की बजाय इधर उधर घूमकर उन्हें तलाश करते या उनके बारे में लोगों से पूछगिछ करते। 1 घंटा गुजर गया और बिलाखिर बारिश का जोर टूट गया। मजीद 15-20 मिनट के बाद सिर्फ फुआर सी बाकी रह गई। कुछ ही देर के बाद अड्डे से चलने वाली बसें भी वहां रुकना शुरू हो गईं और लोग भी होटलों और दुकानों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगे। नौलखे ने समीना की तरफ देखते हुए सरगोशी की। क्या ख्याल है, चला जाए? समीना बोली, हाँ, काफी देर हो गई है, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर वो रास खुल गया तो हमारी तलाश शुरू हो जाएगी और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो लोग उठकर पेट्रोल पंप के शेड से बाहर आ गए। नौलखा वगैरह अब भी मुड़ मुड़ कर बंद रोड की तरफ देख रहे थे। आसमान से बरसने वाली फुआर भी अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी।
लेकिन आसमान पर जमे हुए स्याह बादलों के परे घन गरज और चमकती हुई बिजली ये इत्तला दे रही थी कि मजीद बारिश होगी और बहुत खौफनाक होगी। चंद मिनट के बाद बंद रोड की तरफ से आने वाली एक टैक्सी वहां रुकी। टैक्सी की छत पर सामान लदा हुआ था। 2 औरतें, एक आदमी और 2 बच्चे टैक्सी से उतरे। उन्होंने जैसे ही सामान उतारा, नौलखा टैक्सी के करीब पहुंच गया। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, क्यों भाई, स्टेशन चलना है? ड्राइवर ने पहले नौलखे और फिर उसके पीछे खड़ी हुई समीना वगैरह को देखा। पूछा, सब लोग जाओगे? नौलखे ने कहा, सारे ही जाएंगे, किसी को यहाँ छोड़कर तो नहीं जाना। ड्राइवर बोला, मीटर से 5 रुपए ज्यादा होंगे। नौलखा बोला, ले लेना यार। शापरी उस वक्त सबसे आगे खड़ी थी। ड्राइवर ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया और शापरी को बैठने का इशारा किया, लेकिन सफेद बालों वाली रजिया उससे पहले ही आगे बढ़कर बड़े ठुस्से से अगली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। नौलखा, तुफैल, समीना और शाहपरी पिछली सीट पर ठुस कर बैठ गए। ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। आम हालात में वो 20-25 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाते, लेकिन 1-1.5 घंटे की बारिश से शहर की बाज़ सड़कें दरियाए रावी का मंजर पेश कर रही थीं। ट्रैफिक भी बेढंगा था, जिस वजह से उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचने तक 1 घंटा लग गया। रेलवे स्टेशन के करीब टैक्सी से उतरते ही आसमान से फिर फुहार बरसना शुरू हो गई। समीना और शापरी को लोग घूर घूर कर देख रहे थे। वो लोगों की नजरों की परवाह किए बगैर मुसाफिर खाने वाले शेड में दाखिल हो गए और रास्ता बनाते हुए सीढ़ियों पर पहुंच गए। ये सीढ़ियां रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्मों और रेलवे यार्ड के ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ जीटी रोड तक चली गई थी। ये पुल सिर्फ पैदल आने जाने वालों के लिए था, ताहम साइकिल सवार भी ये पुल इस्तेमाल करते थे। वो लोग पुल पर चल रहे थे। शापरी एक जगह रुक गई और जंगले पर झुककर ट्रेनों को आते जाते देखने लगी। समीना ने करीब रुककर पूछा, क्या देख रही हो? शापरी बोली, मुझे ये सब कुछ देखकर हैरत हो रही है। यहाँ तुम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है और हमारे मुल्क में लोग बसों और ट्रकों के सिवा किसी और सवारी को नहीं जानते। या फिर चंद साल पहले उनकी जिंदगी में टैंक दाखिल हो गए थे। जब रूसी टैंक अफगानिस्तान में आए तो उन्हें देखकर लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन जब उन टैंकों ने आग और मौत बरसानी शुरू की तो वो गहरा सांस लेते हुए खामोश हो गई। समीना बोली, अब तो वहां रूसी नहीं, तुम्हारे ही लोग एक दूसरे पर मौत बरसा रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने वतन से मोहब्बत है। वतन की मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, लेकिन अब तो तुम इसी मुल्क को अपना वतन समझो। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। खुदा ने बड़ी नेमतें बख्शी हैं हमें। आजकल तो हम लोग हाजी की वजह से जरा अपसेट हैं। हाजी का किस्सा खत्म हो जाए तो तुम आजादी से घूम फिर सकोगी, फिर सही मानों में यहाँ की जिंदगी का लुत्फ उठाओगी। अब चलो। वो लोग आगे निकल गए हैं। समीना ने नौलखा वगैरह की तरफ इशारा किया, जो तकरीबन 20 गज आगे जा चुके थे। शापरी ने मुड़कर देखा और फिर समीना के साथ चलने लगी। नौलखा और तुफैल अगले महीने लाहौर में लगने वाले मेले के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। रजिया भी उनके साथ साथ चल रही थी। वो सब सीढ़ियां उतर कर सड़क पर आ गए। सीढ़ियों के ऐन सामने सड़क के किनारे तांगा स्टैंड था, जहां 3-4 तांगे खड़े थे। बारिश की वजह से यहाँ इतना कीचड़ हो चुका था कि पैर अंदर धंसे जा रहे थे। उस कीचड़ में गटर का पानी और घोड़ों की गलाजत भी शामिल थी। बदबू के भपके उठ रहे थे। यहाँ से गुजरते हुए भी मतली सी आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों के करीब तांगा स्टैंड के बिल्कुल सामने रेलवे लाइन की दीवार के साथ एक तंदूर था और चाय की दुकान। 3-4 मजदूर किस्म के आदमी वहां बैठे चाय पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे। शायद उन्हें कीचड़ और बू से किसी किस्म की घिन नहीं आ रही थी। एक कोचवान ने आगे बढ़कर समीना की तरफ देखते हुए कहा, सोने किथे जाना है? आओ बैठो, तांगा तैयार है। इस अंदाजे तखातुब पर समीना खोल कर ही रह गई। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। ये माशरती कमजोरियां थीं। अपने से कमतर को काबिले एतना नहीं समझा जाता था। बंजारों और खाना बदोशों की तो कोई इज्जत ही नहीं थी। उनकी औरतों को बिकाऊ माल समझकर हर शख्स उन पर हाथ साफ करने के चक्कर में था। उनसे फोहश मजाक और छेड़छाड़ को तो गोया हर शख्स अपना हक समझता था। सामने खड़े हुए तांगे बागबानपुरा की तरफ जाने वाले थे, जबकि उन लोगों को घोड़े शाह की तरफ जाना था। वो लोग सड़क पार करके सामने वाली गली के मोड़ पर आ गए। सुल्तानपुरा, तेजाबहाता चौक और घोड़े शाह की तरफ तांगे यहीं से चलते थे। उस वक्त मोड़ पर 2 तांगे खड़े थे। आगे वाले तांगे की अगली सीट पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। नौलखा और तुफैल उस बूढ़े के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गए और समीना वगैरह पिछली सीट पर। कोचवान ने पायदान पर बैठकर घोड़े को हाँक दिया। वो लोग घोड़े शाह के मजार के सामने तांगे से उतर गए। वहां कुछ और सवारियां मिल गई थीं और तांगा आगे चाहे मीरा की तरफ चला गया था। उस वक्त बारिश रुक गई थी, लेकिन उनका लिबास पानी में तर हो रहा था। वो चंद मिनट मजार के सामने खड़े रहे। कब्रिस्तान के किनारे पर एक छोटा सा मजार था, जिस पर एक बहुत घना दरख्त साया किए हुए था। बुजुर्ग की कब्र के गिर्द तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार थी। कब्र पर उसके अतराफ में और 4 दीवारी पर मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घोड़ों के अंबार लगे हुए थे।
सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो लोग बागबानपुरा की तरफ जाने वाली सड़क पर चलने लगे और तकरीबन 15 मिनट के बाद कोठी में पहुंच गए। गेट के जिली दरवाजे को ऐसा कुंडा लगा हुआ था जिसे बाहर से भी खोला जा सकता था। नौलक्खे ने कुंडा खोला और वो लोग अंदर आ गए। गाड़ी अंदर मौजूद नहीं थी। नौलक्खे ने शारिक को 2-3 आवाजें दी मगर कोई जवाब न मिला। कोठी के तमाम दरवाजे खुले हुए थे लेकिन शारिक मौजूद नहीं था। नौलक्खा बड़बड़ाया, शारिक बाबू कहाँ चला गया? वो सब उस वक्त मरकजी हॉल में खड़े थे। समीना इधर उधर देखते हुए बोली, ऐसा तो नहीं कि हमारे बाद पुलिस ने या हाजी के आदमियों ने यहाँ रेड किया हो। नौलक्खा बोला, यहाँ ऐसे आसार तो नजर नहीं आ रहे। शारिक बाबू ऐसा तो नहीं है कि आसानी से किसी के काबू में आ जाए। शाहपरी बोली, फिर वो कहाँ गया? समीना बोली, ये सोचने की बात है। वो दरवाजे खुले छोड़कर कहाँ जा सकता है? फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, दरवाजे खुले होने के अलावा ऐसी और कोई बात नजर नहीं आती जिससे किसी किस्म की खतरे की बू आती हो। मेरा ख्याल है कि शारिक किसी काम से कहीं करीब ही गया होगा और दरवाजे इस ख्याल से खुले छोड़ गया होगा कि उसकी अदम मौजूदगी में हम वापस आ जाएं तो परेशान ना हो। लेकिन बहरहाल जब तक सूरत हाल वाज़े नहीं हो जाती हमें मोहतात ही रहना चाहिए। तुफैल, तुम गेट के पास खड़े रहो, हम कपड़े तब्दील कर लें। तुफैल हॉल से निकलकर गेट की तरफ चला गया। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। उसका लिबास भीगा हुआ होने की वजह से पिस्तौल भी पानी में तर हो रहा था। उसे यकीन नहीं था कि बवक्ते जरूरत ये पिस्तौल चलेगा या नहीं। बहरहाल दिल की तसल्ली के लिए हाथ में ये हथियार मौजूद रहना ही काफी था। समीना अपने कमरे में घुस गई। रजिया और शाहपरी दूसरे कमरे में चली गई थी। नौलक्खा भी अपने कमरे में घुस गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद समीना कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकली तो हॉल में रखे हुए फोन की घंटी बज रही थी। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो आवाज बदलने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो। हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से शारिक की आवाज आई। मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है समीना, मैं शारिक हूँ। समीना बोली, अरे कहाँ गायब हो तुम? घर के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं और तुम्हें न पाकर हम परेशान हो रहे हैं। शारिक की आवाज आई, अरे परेशान तो मैं हो गया था। बारिश तेज हुई तो मुझे ये परेशानी हुई कि तुम लोगों का क्या होगा। मैं तुम लोगों को लेने के लिए घर से निकला और दरवाजे इसलिए खुले छोड़ गया कि अगर तुम वापस आ जाओ तो कोई परेशानी ना हो। बहरहाल तुम लोग जो कारनामा अंजाम देकर गए हो उसका मुझे पता चल गया है। कुछ देर पहले मैंने पीर साहब को बड़े गुस्से के आलम में अपने आदमियों के साथ अहाते से निकलते हुए देखा था। समीना चौंक गई, बोली, ओ क्या पुलिस वहां पहुंच गई? शारिक बोला, नहीं अभी नहीं, मैं टेलीफोन पर तफसील नहीं बता सकता। 1 घंटे में पहुंच रहा हूं, आकर सब बताऊंगा।